मैं उस 5 मिनट से पहले कुछ बताऊं। पहले 2 क्वेश्चंस आए हैं उस पर भी। एक्चुअली हमको सबसे पहले अपने देश का नेचर समझना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का, और कंट्रियों का निर्माण कैसे होता है और संसार में जो कंट्री बने हुए हैं वो एकीकृत रहते कैसे हैं। हर एक कंट्री का, हर एक प्लेस का अपना एक स्वभाव है। अब हम यूएस अगर जाते हैं तो उनका स्वभाव वो इकोनॉमिकली सोचते हैं, और 13 स्टेट से आज वो 50 पर हो गए। इकोनॉमिकली वो सब इंटीग्रेट होते चले गए, उनका स्वभाव है। और आज भी उनका स्वभाव है, वो किसको वीजा देंगे और किसको नहीं देंगे। जो कमाऊ पूत है उसको वीजा देंगे, जो नहीं कमाऊ है उसको बाहर कर देंगे। वो कितना भी सगा हो उसको बाहर करना उनको आता है। आप यूरोप चले जाएंगे तो पॉलिटिकली वो इंटीग्रेट होते हैं, खाड़ी में चले जाएंगे तो रिलीजियसली इंटीग्रेट होते हैं। इस प्रकार संसार के सारे कंट्री, संविधान तो हम बाद में बनाते हैं, संविधान हम बनाते हैं, कानून हम बनाते हैं, उसको इंप्लीमेंट हम करवाते हैं। लेकिन कंट्री के स्वभाव के अनुसार अगर संविधान आप बनाएंगे तो वो संविधान लॉन्ग टर्म चलेगा। कंट्री के स्वभाव और प्लेस के स्वभाव के अनुसार अगर संविधान नहीं बनता तो वो देश चल नहीं सकता। बहुत दिन तक संविधान नहीं चल सकता, देश तो चलेगा। हमारे देश का स्वभाव हमने समझने की कोशिश अगर कभी की तो हजारों वर्षों से हम इंटीग्रेटेड रहे हैं बार बार, और जब जब केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई है तब तक हम विफल हुए हैं। वो चाहे हम घनानंद से उठाना शुरू करें, 300 साल इंटीग्रेट रहे, फिर शासक कमजोर हुए, फिर हम डिसइंटीग्रेट हो गए, फिर कहीं गुप्त आ गए तो गुप्तों ने फिर इंटीग्रेट कर लिया, फिर हम डिसइंटीग्रेट हुए, ट्राई पार्टी युद्ध हमने 300 साल लड़ते रहे। उसके बाद फिर इन्वेडर्स आ गए, उन्होंने भी किसी तरह से भी किसी कारण से इंटीग्रेट किया हो, उन्होंने तलवार पर ये करके वो करके, लेकिन इनमें से कोई भी बहुत लंबे समय तक सफल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमको ये अनुभव हुआ कि हम तो अब इंटीग्रेटेड हैं, हम अक्षुण्ण शक्ति हैं, जिस दिन हमको अनुभव हुआ उसी दिन हम डिसइंटीग्रेट होते चले गए, और फिर वो हमको भुगतना पड़ा 200 साल, 300 साल, 400 साल, और 1000 साल की गुलामी हमको सामने दिखाई दे रही है, उसका परिणाम जो हम सोचते रहे। अब ऐसी परिस्थिति में हमको देश मिला, वैसा ही मिला जैसा हर एक शासक को मिला, जैसा चंद्रगुप्त मौर्य को मिला, जैसा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को मिला, जैसा समुद्रगुप्त को मिला, वैसा ही देश स्वतंत्रता के समय हमको भी मिला। अब ये आर्किटेक्चर की कला थी कि हमने उसको इंटीग्रेट करना शुरू किया, और इंटीग्रेशन में जो शब्द डाले, अभी तो हमारे देश में इंटेलेक्चुअल, तथाकथित इंटेलेक्चुअल वर्ग बहुत बड़ा है और वो शब्दों पर खेलता है। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जिस समय हमने भारत का आर्टिकल 1 बनाना शुरू किया तो कुछ लोगों ने कहा कि इसका नाम भारत होना चाहिए, कुछ लोगों ने कहा कि यूनियन ऑफ स्टेट्स होना चाहिए, कुछ ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया होना चाहिए, किसी ने कहा कि प्रदेशों का देश होना चाहिए, किसी ने कहा फेडरल इंडिया होना चाहिए। अभी डॉक्टर अंबेडकर के वर्जन पर उन्होंने बड़ा काम किया और बड़ी लंबी बहस चली, और जो लोग डिस्कशन कर सकते थे उनने सबने डिस्कशन किया, लेकिन हमने जो फाइनल वर्ड लिया वो वर्ड लिया यूनियन ऑफ स्टेट्स। और फाइनली डॉक्टर अंबेडकर का वर्जन पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमने ये नॉर्थ अमेरिकन यूनियन एक्ट से लिया, और नॉर्थ अमेरिकन यूनियन जो बनी है उसको आज हम कनाडा कहते हैं। नॉर्थ अमेरिकन यूनियन एक्ट से हमने ये शब्द लिया है, और फेडरेशन शब्द विलफुली हम इस्तेमाल करना नहीं चाहते। और उन्होंने कहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया भी वर्ड हम इस्तेमाल करना नहीं चाहते, विलफुली हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अगर कोई कहता है, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया वर्ड इस्तेमाल कर लीजिए, यूएसए की तर्ज पर आपने स्टेट वर्ड तो यूएसए से लिया, तो आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया करिए। किसी ने कहा नहीं, फेडरल सिस्टम बना है और हम फेडरेशन बनाने चले थे तो फेडरल वर्ड इस्तेमाल करिए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि देखिए, फेडरेशन शब्द हम विलफुली इस्तेमाल नहीं करना चाहते, क्योंकि फेडरेशन जो है वो एग्रीमेंट का पार्ट होती है। हम जब भी फेडरेशन बनाते हैं तो एग्रीमेंट करके बनाते हैं। यूएसए उसका इलस्ट्रेशन है, 13 राज्यों से वो 50 पर पहुंचे एग्रीमेंट से, इसलिए वो फेडरेशन है। और उनके यहां डबल सिटीजनशिप है, उनके यहां स्टेट बाहर जाना चाहे तो जा सकता है। और इसका इलस्ट्रेशन है कि लंबे समय से साउथ अमेरिका में आज भी स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है, और हर साल कुछ ना कुछ होता है, और उसके लिए एक बड़ा आंदोलन भी हुआ और बड़ी हत्याएं करनी पड़ी केंद्र सरकार को वहां।
फेडरेशन शब्द हम इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यहां आ सकते हैं कोई भी स्टेट, हमारे यहां स्टेटों को बाहर जाने का रास्ता नहीं है और बाहर जाने का रास्ता यूनियंस में नहीं है, इसलिए हम यूनियन वर्ड इस्तेमाल करेंगे, हम फेडरेशन वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया के लिए जब बात आई तो उन्होंने कहा नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स, हम यूनाइटेड स्टेट्स हैं ही नहीं ना। अगर हम फाइनली कहें तो वी आर वन स्टेट, लेकिन हम अगर शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं तो यूनियन ऑफ स्टेट्स वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए भी उन्होंने उस पर अपना वक्तव्य रखा और उस वक्तव्य में जो बात मेन निकल कर आई वो ये आई कि हमारे पास दो कमेटियां जो बनी थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी फॉर यूनियन, इन दोनों की जब सहमति हुई तो सहमति में हमने एक नया हाउस बनाने की बात कही वहां पर, और प्रोविंसेस ने कहा कि आप एक हाउस बना दीजिए, हाउस फॉर स्टेट्स। और जब वो नाम तय हो गया तो अब बात आती है कि सभी से एक एक करके चर्चा करनी पड़ेगी, तब हम कुछ नाम बदल सकते हैं उसका। तो चूंकि स्टेट वर्ड दोनों कमेटियां बैठकर निर्धारित कर चुकी हैं और पूरे देश पर उस पर चर्चा हो चुकी है, इसलिए अभी स्टेट वर्ड हमारे लिए ज्यादा अनुकूल है और फेडरेशन की बजाय, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया के बजाय हम वर्ड यूनियन इस्तेमाल करेंगे। और वो यूनियन वर्ड जो है ना, वो हमारे लिए आज भी वरदान है, क्योंकि हमारे यहां आने का रास्ता है, हमारे यहां जाने का रास्ता नहीं है। हमारे यहां सिंगल सिटीजनशिप है, हम मिसनॉमिनर इस्तेमाल करते हैं और अक्सर हम कहने लगते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य के नागरिक। ऐसा कोई हमारे यहां डिस्टिंक्शन नहीं है कि वो राजस्थान का नागरिक है, कि वो दिल्ली का नागरिक है, कि वो वहां का नागरिक है। हमारे यहां निवासिता अलग अलग हो सकती है। वी हैविंग ए रेजिडेंट सर्टिफिकेट, और रेजिडेंट सर्टिफिकेट के आधार पर कुछ प्रिविलेज भी हम दे सकते हैं अपने यहां रेजिडेंट को, कुछ प्रिविलेज दे सकते हैं, कुछ कंसेशन दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उसकी एक सेपरेट व्यू बन जाएगा, वो एक सेपरेटिज्म की तरफ सोचने लगेगा। इसलिए हमने सिंगल सिटीजनशिप, अगर यूनियन वर्ड आप इस्तेमाल ना कर रहे होते और आप फेडरल वर्ड इस्तेमाल कर रहे होते तो आज देश में इसी समय आंदोलन चल रहा होता कि साहब हमारी सिटीजनशिप अलग है। आज वो मुल्की लॉज को लेकर, स्टेट लॉज को लेकर बहुत कुछ लोग बोलते भी हैं। आज कर्नाटक कुछ और कह रहा है। तो इन विषयों का सारा उस समय मेरे को लगता है कि बहुत फोर साइटेडनेस रही होगी कि हमने वर्ड यूनियन इस्तेमाल किया और लंबे समय तक उसमें चर्चाएं होने के बाद भी हमने यूनियन वर्ड इस्तेमाल किया। दूसरा, जो मैंने कहा कि ये जो रूलर हैं जिनका इंटीग्रेशन हमने किया, इन रूलर्स के इंटीग्रेशन करते समय हमने ये शब्द जो इस्तेमाल किए हैं उसका बड़ा लाभ हमको मिला कि डॉक्टर अंबेडकर उस समय अड़ गए कि हमें डेमोक्रेसी वर्ड इस्तेमाल करना है। हम इंडिपेंडेंट इंडिया वर्ड इस्तेमाल करने जा रहे थे कि हम ऐसे जो स्लोगन आया था, तो उन्होंने कहा नहीं, हम वर्ड डेमोक्रेसी इस्तेमाल करेंगे, हम इंडिपेंडेंट क्यों इस्तेमाल करें? क्या हम इंडिपेंडेंट है नहीं क्या, जो हमें लिखना पड़ता है कि हम इंडिपेंडेंट हैं? इसलिए हमें डेमोक्रेसी वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। नतीजा यह निकला कि जो स्टेटों की अपनी छोटी छोटी रियासतें थी और उनकी एग्जिस्टेंस थी, वो एग्जिस्टेंस हमने पहले तो मर्ज किए, एक्सीड किए, यूनाइट भारत बनाया, और उसके बाद 1971 में रूलर को भी खत्म कर दिया। और जब हमने रूलर खत्म किया, कोर्ट में केस गया, कोर्ट ने उस केस पर जजमेंट दिया और उन्होंने कहा देखिए, जहां पर डेमोक्रेसी हो सकती है वहां रूलर नहीं हो सकता, वहां मोनार्की नहीं हो सकती। हम डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, विलफुली हमारे प्रीएम्बल में डेमोक्रेसी वर्ड इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम अगर डेमोक्रेटिक हैं तो हम मोनार्क नहीं हो सकते, इसलिए रूलर जो है वो हो ही नहीं सकता। भारत में किसी को भी अलग से रूलर या दर्जा नहीं दिया जा सकता। संविधान देता है तो है, संविधान नहीं देता तो नहीं है। अगर रूलर संविधान अभी तक दे रहा था तो रूलर रहेंगे, अगर संविधान कहता रूलर नहीं तो कल से रूलर नहीं। और अगर इसका इंटरप्रिटेशन हम करें तो वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहता है कि इंटरप्रिटेशन डेमोक्रेसी के फेवर में जाना चाहिए, और डेमोक्रेसी के फेवर में इंटरप्रिटेशन करने की वजह से इन रूलर्स को की जो एग्जिस्टेंस थी वो हम खत्म कर पाए। और दुर्भाग्य, जैसे कल भी एक चर्चा हुई थी, दुर्भाग्य हमारा यह था कि 1956 में जब हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में हमने सारे स्टेट की सेपरेट एग्जिस्टेंस खत्म कर दी। हमने इसको उसमें मिलाया, उसको इसमें मिलाया और नए स्टेट्स बनाए। दुर्भाग्यवश जम्मू कश्मीर उसका पार्ट नहीं बना, और जम्मू कश्मीर उसका पार्ट नहीं बना 1956 का, इसलिए जम्मू कश्मीर आज भी अपने आप को सेपरेट एग्जिस्टेंस में मानता है। और ऐसा नहीं कि वो वैली के लोग मानते हैं, बहुत बड़ी तादाद में जम्मू के लोग भी ऐसा कहते हैं, नहीं हमारी कश्मीरियत,
हमारी जमहूरियत। मैं ये कहता हूं कि हमारे पूर्वजों ने हर बार, जितने बार भी देश डिसइंटीग्रेट हुआ है, हर बार इंटीग्रेट किया, और उसके पीछे कुछ सिद्धांत रहे होंगे। संसार में भारत एक ऐसा अकेला देश है जिसके पास सबसे ज्यादा लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जिसके पास सबसे ज्यादा रीजनलिज्म है, जिसके पास सभी प्रकार की सबसे ज्यादा कास्टें हैं, सबसे ज्यादा भाषाएं हैं, सबसे ज्यादा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास। संसार में जितने पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा बारिश भी हमारे यहाँ होती, कम बारिश भी हमारे यहाँ होती है। हमारे यहाँ प्लेट्यू भी है, हमारे यहाँ सबसे ऊंचे माउंटेन भी पाए जाते हैं, ओल्डेस्ट हमारे यहाँ पिक्स भी पाई जाती हैं। इसके बावजूद इतनी डाइवर्सिटी, जैसा मैडम कह रही थी, इतनी डाइवर्सिटी हमारे देश में होने के बावजूद, एक कहावत हमारे यहाँ चलती है बहुत पहले से कि मील मील पर पानी बदले 3 मील पर बानी। 3 माइल्स पर बानी बदल जाती है, हर मील पर पानी बदल जाता है। ऐसे देश में जिसमें हर 3 माइल्स पर उसके संस्कार, उसके तरीके बदल रहे हैं, विवाह के तरीके बदल रहे हैं, रहन सहन के तरीके बदल रहे हैं, उसकी संस्कृतियों के कुछ थोड़े थोड़े पार्ट डाइवर्ट हो रहे हैं। ऐसे देश को यूनाइट करने के लिए हमारे पूर्वजों ने जो किया, उसको हमें आज समझना चाहिए और उसको, उस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करना चाहिए। ये इसका स्थायी सलूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन बना लेंगे, इसके एवज में वो कर लेंगे, प्यूनिटिव एक्शन कर लेंगे, और थोड़ा प्यूनिटिव बढ़ा देंगे, कैपिटल पनिशमेंट दे देंगे, ये सब हम कर तो सकते हैं, लेकिन ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान है जिन मूल्यों के आधार पर भारत का निर्माण हुआ, उन मूल्यों को क्या हम आज सजो सकते हैं और उसको पुनः स्थापित करवा सकते हैं। ऐसा संविधान को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो भारत के मूल्यों को संविधान में भरपूर स्थान दिया गया है। आप ये जो कल पिक्चर्स की बात हो रही थी कि हर चैप्टर पर हमने पिक्चर लगाई है, ये वो मूल्य हैं जो हमने रामायण से उठाए, ये वो मूल्य थे जो हमने महाभारत से उठाए, ये वो मूल्य थे जो हमने पुरानी संस्कृतियों से उठाकर और उनको पिक्चराइज करके हर चैप्टर के सबसे फेस पर वही बनाया और कहा देखिए ये चैप्टर जो है इन मूल्यों के आधार पर इसका निर्माण हो रहा है। हम परिवर्तनशील लोग हैं, परिवर्तन संसार का नियम है, ऐसा हम मानने वाले लोग हैं। परिवर्तन संसार का नियम है, हम कैसे मानते हैं? किसी समय वेदों से चल रहे थे, वेदों से लोगों का मोह भंग हुआ होगा, उन मूल्यों को आधार बांधकर फिर हमने उसके शॉर्ट फॉर्म किए, सबसे शॉर्ट में हमने गीता को रखा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो चाणक्य आ गया, चाणक्य ने उसका अपना भाष्य दे दिया, उसके बाद फिर कोई आ गया, फिर उसने भाष्य दे दिया। मूल्य नहीं बदले, संविधान बदलते चले गए। हमने उन मूल्यों के बेस पर ही हर संविधान को बनाया और चलाया। जब जब देश कमजोर हुआ, उन मूल्यों से भटका, वैसे ही देश डिसइंटीग्रेट हो गया। और वो मूल्यों पर हम जुड़े रहे तो देश हमारा कॉन्टिन्यूली 300 साल चला, 400 साल चला और अच्छा हम उस पर विश्वास करते रहे, शासक पर विश्वास करते रहे। इसलिए जो संविधान की मूल भावना है, उस भावना में डॉक्टर अंबेडकर के जो स्टेटमेंट्स हैं, वो सारे के सारे स्टेटमेंट मूल्यवान हैं, वो मूल्यों से लिए गए। उन मूल्यों के आधार पर वो हर बात को इंटरप्रेट करते हैं। उनके इंटरप्रिटेशन अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा एंशिएंट मूल्यों को वो बोल रहे हैं। वो कह तो रहे हैं कि हमने ये कनाडा के संविधान से लिया, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा हमारे देश का नेचर है, इसलिए हमारे देश में ये चीज चलेगी, हमारे देश में ये चीज नहीं चलेगी। क्यों नहीं हमने संसार के किसी भी संविधान को उठाया और कॉपी पेस्ट कर दिया? हमने संसार के सारे देशों के संविधानों को उठाया, जो हमारे देश के लिए अनुकूल था, हमारे देश की परिस्थितियों के लिए अनुकूल था, वैसा संविधान हमने अपने वो पोर्शन हमने यहां विद द एडिशन, सब्सट्रैक्शन या सब्स्टिट्यूशन रखा, और जो हमारे लिए अनुकूल नहीं था, हमारे देश में जो फिट नहीं हो सकता था, उस पोर्शन को हमने नहीं लिया। वो भले ही ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी यूएस रहा हो, हमने वो संविधान पूरा नहीं उठाया ना। वो भले ही हम इंग्लैंड के कब्जे में रहे हों, लेकिन इंग्लैंड के सिस्टम को हमने पूरा अडॉप्ट नहीं किया ना। जो अडॉप्ट कर सकते थे वो हमने किया। इसलिए जो आज आवश्यकता है, मुझे लगता है कि ये जो अपना सेंटर है, जो डॉक्टर साहब पर काम कर रहा है, डॉक्टर साहब के उन विचारों को पुराने मूल्यों के साथ जोड़कर, और आज हमें भाष्य लिखने की आवश्यकता, देश को पुनर्जागृत करने की आवश्यकता पड़ेगी। जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम लीगल कम और मिस इंफॉर्मेशन की ज्यादा है, रॉन्ग इंफॉर्मेशन की ज्यादा है। जब यह कहना शुरू करते हैं कि जम्मू कश्मीर राज्य फला फला शासक आया था वो ईरान से और उसने बसाया और वहां से शुरू हुआ, तो हमें यह बताने की आवश्यकता पड़ती है। वो बताने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, लोगों को मालूम होना चाहिए कि नहीं, ये राज्य जो बसाने वाले हैं, इसी में तक्षशिला आगे था, इसी श्रीनगर में बौद्ध संगीति हुई थी, इसी श्रीनगर को
मौर्यों ने बसाया था और यहां पर अपनी फौजें लगाई थी। और हमको बताने की आवश्यकता पड़नी चाहिए या पता होना चाहिए कि देश जितने बार गुलाम हुआ अंग्रेजों को छोड़कर, हर बार उसी रास्ते से हुआ। तो हमने क्या उन रास्तों पर या उन संस्कृतियों को जो एंशिएंट समय से वहां स्टैब्लिश थी उसको जागृत करने की कोशिश करी? उन्होंने कहा कि ये इसका नाम सुलेमान पर्वत है, लोगों ने सुलेमान पर्वत कहना शुरू कर दिया। हमारे जो लोग जिनको वो बोल रहे थे उनको भी काउंटर करने के लिए वो इंफॉर्मेशन नहीं थी कि इसका ओरिजिनल नाम क्या, यहां पर क्या हुआ था। जैसे जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र ने कुशक बाकुला जी को स्प्रेड आउट किया, पूरे संसार को बताया कि भाई ये है। दूसरा, हमने उस समय अभिनव गुप्ता जी को, जिनको लोग विलुप्त मान चुके थे और संसार की बहुत सारी यूनिवर्सिटियां पढ़ा रही हैं, उनके विषय में पूरे देश को बताया कि भैया ये देखिए ये यहाँ के महापुरुष हैं। ललितादित्य जी के बारे में हमने बोलने से बहुत परहेज किया और लिखा भी तो कहा कि कल्लण की राज तरंगणी में ये ललितादित्य का शासक होता था, लेकिन क्या वो केरल से लेकर और कहां तक शासन करता था, कहां से शासन करता था, उसकी पद्धतियां कौन कौन सी थी, वो पद्धतियों को हम सामने नहीं ला पाए। ये हमारी विफलता थी और हम उन मूल्यों फलता थी। संवैधानिक जो प्रोविजंस होते हैं, कानूनी प्रोविजंस होते हैं, वो अस्थायी होते हैं, वो स्थायी नहीं होते। और स्थायी अगर हो जाएंगे तो 1500 साल से खाड़ी में युद्ध चल रहा है और अगले 1500 साल और चलेगा अगर स्थायी कर देंगे तो स्थायी तो हम उनको कर नहीं सकते। इसलिए देश के नेचर के अनुसार जैसे संविधान के निर्माण के समय पर मूल भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसका निर्माण हुआ और बुद्धिजीवियों के स्टेटमेंट आए, उन स्टेटमेंटों को संजोकर आज पूरे देश में पढ़ाने की और लोगों को बताने की आवश्यकता है। ये इसका स्थायी सलूशन है। भले हमको 50 वर्ष लग जाएंगे। लोग कहते हैं कि जो लोहा लोहे को काटता है, इंफॉर्मेशन गलत करके ये सब कुछ किया गया, इंफॉर्मेशन सही करके इसको सुधारा जा सकता है। और ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम इंफॉर्मेशन को सही करें। अगर डॉक्टर साहब एक एक आर्टिकल के ऊपर नेशनल इंटीग्रेशन को लेकर, महापुरुषों को लेकर स्टेटमेंट दे रहे हैं, योग उसको मूल्यों पर स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो क्या हम उन स्टेटमेंट्स को निकालकर उनको स्प्रेड आउट कर सकते हैं? क्या हम उनकी भाष्य लिख सकते हैं? क्या उनके इंटरप्रिटेशन इन रिलेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रेजेंट सिनेरियो लिख सकते हैं? क्या हम उनको ध्यान में रखते हुए एंशिएंट कल्चर टू दिस प्रोविजन रख सकते हैं? लोगों ने बता दिया कि आर्य बाहर से आए थे, डॉक्टर अंबेडकर को पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। अब हम उनको क्या स्थापित कर सकते हैं, नैरेटिव तय कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब का क्या विचार था आर्यों को लेकर, वो क्या कहते हैं। अब आज देश में बहुत सारे मूवमेंट डॉक्टर अंबेडकर के नाम से चल रहे हैं, लेकिन उनकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन को हम स्पीड आउट नहीं कर पा रहे हैं। रॉन्ग इंफॉर्मेशन की वजह से ये सारा कुछ चल रहा है। मेरे को लगता है कि इंफॉर्मेशन करेक्ट अगर की जाए तो ही हम अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट ना की गई तो आप कानून बनाकर, आप पनिशमेंट देकर, आप दुनिया भर के वो लगा लीजिए एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लेकिन देश ऐसे चलने वाले नहीं है, मुझे लगता है। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को लगता होगा वो अपने हिसाब से सोचता होगा, लेकिन मुझे लगता है कि परमानेंट सोल्यूशन जो है वो इंफॉर्मेशन को करेक्ट करना है। लोगों के अंदर से अंतर्भावना खुद ही कहने लगेगी नहीं ऐसा नहीं ऐसा था, और वो उस रास्ते से पीछे हटने लगेंगे। ये इसका परमानेंट सोल्यूशन है जो मैंने बताने की कोशिश की है। अन्य कोई प्रश्न होगा तो उस पर हम चर्चा करेंगे।